बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 गद्य पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत मानवीय करुणा की दिव्य मूर्ति। इसमें हमने इनके बारे में बारीकी से जानकारी कल प्राप्त करी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जीवनी के बारे में जाना और चैप्टर की जो मूल भाव है उसके बारे में भी जाना। चैप्टर का मूल भाव जो आपके संस्मरण से जुड़ा हुआ है और संस्मरण जो यादों से बनता है और वह ऐसी यादें होती हैं जो जीवन के किसी भाग से या कोई घटना से जुड़ी हुई हमारी स्मृतियों में लगातार जिंदा रहती है। तो ये सारा जब हम उन्हें कभी लेखन के रूप में लिखते हैं तो वो यादें हमारा संस्मरण लेखन बन जाता है। और हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने जीवन में आए ऐसे शख्स जो विदेशी होते हुए भी भारतीय कर्मभूमि को अपना कर अपना सब कुछ यहाँ के लोगों पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा ही महान व्यक्तित्व फादर कामिल बुल्के हैं जिनसे प्रभावित हमारे लेखक होते हैं और उनसे जुड़ी हुई यादों को संस्मरण के पिटारे के रूप में इस पाठ में पिरोकर सजाया है। और उसके बारे में हमने जानकारी लेते हुए जब शुरुआत में पढ़ा था कि कामिल बुल्के जो एक तरह से हमारे कर्म से सन्यासी है और कर्म से सन्यासी यानी जीवन का जो उद्देश्य है मानव मात्र की सेवा, और वो सेवा किसी बाहरी दिखावे से जुड़ी हुई नहीं होती है बल्कि वह आंतरिक भाव के मन है, आंतरिक भाव से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं जिसके लिए हमारा जीवन इस धरा पर अवतरित हुआ है। और इसी कारण उनके कार्यों को जब हम जिस माध्यम से संसार में प्रयुक्त करते हैं या करते हैं तो वह हमारे कार्यों को अलग रूपों में व्यक्त करता है। और यहाँ पर आपके कार्यों से आपके व्यक्तित्व की पहचान हो रही है और इसी कारण इस चैप्टर का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक रखा गया है। और मानव प्लस ये प्रत्यय से ये शब्द बना है मानवीय। तो मानवीय यानी मानवता के सभी गुणों से परिपूर्ण और करुणा यानी दया ममता सहयोग सारी भावना इसके अंदर भरी हुई है। जब इस तरह का भरा हुआ सागर एक संसार की स्थली पर, संसार की समर स्थली पर निकलता है तो वह अपनी एक दिव्य चमक जो परमात्मा का साक्षात रूप होता है, वह दिव्य चमक जब सांसारिक पथ पर निकलती है तो उसके आसपास रहने वाला सारा परिवेश प्रकाशित हो जाता है। कुछ ऐसा ही विरले व्यक्तित्व फादर का रहा है, लेकिन कहा जाता है कि धर्म का रास्ता बहुत कठिन होता है और इसी कठिनाई के कारण फादर जिन्होंने अपना पूर्ण जीवन किसी ऐशो आराम या सुख सुविधा से परिपूर्ण नहीं बिताया बल्कि मानवता की सेवा करते हुए उनके जीवन से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करते हुए संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। लेकिन इन महान व्यक्तित्व का जब अंतिम समय आया तो वह अंतिम समय भी कष्टदायक रहा। कोई सुखपूर्वक वो नहीं गए, कष्टदायक रहा। और कष्ट और सुख ये दो जीवन के पहलू है और इसके पीछे भी एक मुख्य बात जो छुपी हुई क्या है कि कष्ट, जितना कष्ट जीवन में रहता है उतना ही हम परमात्मा के नज़दीक रहते हैं। इसलिए ये जो महात्मा के रूप में दिव्य करुणा की मूर्ति हमारे फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व इस संसार में रहा, लेकिन जब जाने का समय आया तो कहीं ये सांसारिकता के संबंधों में ना खो जाए, इसलिए इनका जीवन बहुत कष्ट साध्य रहा। लेकिन उन कष्ट साध्य परिस्थितियों में भी इनको कोई तोड़ नहीं पाया और वे अपने आप को उसी रूप में सहज और सामान्य बने हुए दूसरों के लिए प्रेरक बने रहे। इस कारण ये जहर बात जो उनकी मृत्यु का कारण होते हुए भी वह इससे कभी हारे नहीं, जीत कर अपने जीवन के अंतिम रास्ते पर निकल जाते हैं। क्योंकि जितना कष्ट जीवन का कारण बनता है उतना ही हम परमात्मा के ज़्यादा नज़दीक जाते हैं। तो फादर का व्यक्तित्व भी बहुत प्यारा रहा है, इसलिए वो परमात्मा को भी बहुत प्यारे थे और अंतिम क्षणों में भगवान जी ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, क्योंकि वह हर समय उनको याद करते थे तो वह उनके आसपास रहते हैं। और ऐसा ही महान विरले व्यक्तित्व हमारे लेखक के प्रेरणा स्रोत बन गया और उन्हीं से जुड़ी यादें इसमें उन्होंने व्यक्त की है। अब हम आगे
जो उनके जीवन से जो जुड़ा हुआ है, जो उनकी कर्म स्थली है, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और वो ये है कि लेखक जब कभी हमारे फादर से मिलते हैं तो उनसे बातचीत के जरिए उनसे अंदर की बातें जानने का प्रयास भी करते हैं कि जब हम जिस घर में जिस देश में बड़े होते हैं और अचानक उसको सब कुछ छोड़कर, मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ छोड़कर और दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसके पीछे भी कारण होता है, लेकिन वहाँ अपनी जगह से जुड़ी जो यादें हैं वह मन को बेचैन करती रहती है। तो फादर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उन यादों के बारे में लेखक द्वारा जब इनसे पूछा जाता है कि आपको अपने देश की याद आती है, तो तपाक से हमारे फादर बोल देते हैं, मेरा देश तो अब भारत है। क्योंकि इन्होंने आगे पता चलेगा कि इन्होंने भारत को कर्म स्थली क्यों बनाया है, इसका कारण भी फादर ने बताया है। तो जैसे ही ये अपने देश की बात करते हैं तो इनके नाम पर, इनके होठों पर जो नाम आता है वो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्सचेपल। घर में किसी की याद, हाँ माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। ये हमारे फादर ने उत्तर दिया। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते हैं, यानी बहुत बार फादर माँ की स्मृतियों में भी डूबे हुए लेखक को दिखे हैं। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे, यानी फादर के गहरे दोस्त थे जिनका नाम है डॉक्टर रघुवंश। तो वह उनको ये चिट्ठियाँ अक्सर दिखाया करते थे। पिता और भाइयों से इनका इतना लगाव नहीं था, क्योंकि पिता एक व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, और एक भाई वहीं कहीं पादरी बन गए थे और एक भाई कहीं काम करता था। उसका परिवार है, हाँ इनकी एक बहन भी है, वो सख्त और जिद्दी थी। इस कारण उन्होंने बहुत देर बाद शादी की थी। फादर को एकाध बार अपनी बहन की चिंता व्यक्त करते हुए भी देखा गया था। उन दिनों देखा गया था जब वो लेखक के संपर्क में आए थे। भारत के बारे में बस जाने के बाद 2 या 3 बार वे अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। यानी भारत आने के बाद जो उनका सफ़र रहा है ज़िंदगी का, उसमें ये 2 या 3 बार ही अपनी जन्मभूमि बेल्जियम जाकर आए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, अक्सर इनकी ज़बान पर यही शब्द रहता कि अब तो मैं सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए, लेखक के द्वारा उनसे पूछा जाता था। तब कहा जाता है कि ये सब कुछ प्रभु की इच्छा थी। फादर ने बताया। वह बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर ये बात कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि ये लड़का हाथ से गया। यानी जब ये बचपन में अपने जीवन की युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तब ये जिस परिस्थितियों से घिरे हुए थे या जिस माहौल में ये रह रहे थे, उन सबको देखकर माँ ने बचपन में ही घोषणा कर दी थी कि ये लड़का तो हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर, बीच में छोड़कर फादर बुल्को ने सन्यासी होने का ऐलान कर दिया। और जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, यानी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते हुए जब ये धर्म से जुड़ जाते हैं और घर संसार छोड़ना चाहते हैं, तो अपने धर्मगुरु के पास गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने कहा कि मैं सन्यासी होना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। और उन्होंने कहा कि मैं सन्यासी के तौर पर मैं भारत ही जाऊंगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सन्यास ग्रहण करता है तो उसकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही उसके साथ कार्य किया जाता है। तो फादर की अंतिम इच्छा क्या थी सन्यास ग्रहण करने के दौरान? वो थी कि मैं भारत में जाऊंगा और अपनी कर्म स्थली भारत को बनाऊंगा। और इसके पीछे इनके मन में क्या दुविधा थी, क्या कारण था, ऐसी क्या घटना घटी कि ये भारत के प्रति आकर्षित होते चले गए? ये भारत जाने की बात थी, क्योंकि ये लेखक ने जब पूछा, नहीं जानता, बस मन में यही था। यानी इनके मन में शुरू से ही भारत के प्रति प्यार था और ऐसा कुछ भी नहीं था जो इनके मन में क्लियर, लेकिन मन में ये सोच थी कि मुझे भारत को ही अपनी जन्मभूमि बनाना है। और फिर उनकी ये बात मान ली गई और वो भारत आ गए। जिसेट संघ में ये 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। यानी पहले इन्हें अपने संघ के साथ रहते हुए धर्म से जुड़ी हुई बातें समझनी होती है,
फिर ये 9 से 10 साल दार्जिलिंग में रहते हैं और वहाँ पर रहकर इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद ये कलकत्ता गए, वहाँ से बीए पास किया हिंदी में। इलाहाबाद से इन्होंने एमए किया और इन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे और शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर फादर ने 1950 में जो सबसे बड़ा इनका हिंदी से जुड़ा कार्य है वो लेखन से जुड़ा है, नाम है राम कथा उत्पत्ति और विकास। सबसे पहले इन्होंने ये ग्रंथ लिखा, राम कथा उत्पत्ति और विकास। और परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, यानी जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो उससे जुड़े हुए जो अध्याय थे, चैप्टर्स थे, उन सबको परिमल नामक पत्रिका में छापे गए थे जिन्हें लोगों ने पढ़ा। और फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है, यानी ब्लू बर्ड जो इंग्लिश का लिखा हुआ एक नाटक है उसका हिंदी रूपांतर नीला पंछी के नाम से भी फादर ने हिंदी में लिखा है। और बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभाग का अध्यक्ष बन गए। तो बेटा यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि एक विदेशी भारतीय साधु जो भारत भूमि के आकर्षण से खींचा यहाँ चला आता है और यहाँ आकर यहाँ की मातृभाषा को भी अपना लेता है। और यहाँ पर जब उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों की चर्चा हुई तो वो चर्चा बहुत बड़े स्तर पर होती है और उनके लिखे गए ग्रंथों को हर कोई पढ़ता है। और बाद में इन्होंने अपने इस कार्य को इतनी गहराई से अंजाम दिया कि यह हिंदी और संस्कृत दोनों विभागों के अध्यक्ष के तौर पर रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में काम करा इन्होंने। और वहाँ पर इन्होंने अंग्रेजी का भी अनुवाद किया तथा इनका प्रसिद्ध एक शब्दकोश है हिंदी अंग्रेजी का, वो भी इन्होंने वहाँ इलाहाबाद में रहते हुए ही लिखा है। और फिर ये इलाहाबाद में ही ज़्यादा समय इनका गुजरा है, इस कारण इनकी ये जो बीमारी है जहरबाद वह भी उनके वहीं पटना में ही आई थी। और फिर कभी ये दिल्ली आते जाते रहे हैं। और हाँ, 47 वर्ष इस देश में रहे, 47 साल इन्होंने भारत में रहे और अपने जीवन के जुड़े हुए सारे कार्य करे, हिंदी भाषा से जुड़ी हुई कार्यों की गहराई को स्वीकार करा और 73 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। तो अब आप इस अध्याय से जुड़े हुए जो भी डाउट्स हैं उनको दोबारा देखिए, पढ़िए और बाकी का बाद में होगा।